Assalamualaikum students, how are you? Hope so feeling well. Today I am here to teach you 10th class chemistry and the topic is the atmosphere, chapter 15. Before starting the chapter, I will tell you that our planet Earth has 4 natural systems: atmosphere, lithosphere, biosphere and hydrosphere. Out of these 4 natural systems, in this chapter you will learn the atmosphere in detail. So let's get start with the name of chapter, that is the atmosphere. The atmosphere. First of all, you have to understand that what is atmosphere. Simply उर्दू में मैं आपको बताती हूँ कि एटमॉस्फेयर क्या है. देखो, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है. अर्थ सरफेस से ऊपर का ये जो हमारा एरिया है 120 किलोमीटर तक का एरिया, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. तो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ सरफेस. ये हमारी अर्थ सरफेस से ऊपर 120 किलोमीटर तक के एरिया को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. यू नो वेरी वेल कि हमारी इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, लाइक ऑक्सीजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक नाइट्रोजन, लाइक आर्गन एंड सो ऑन, ठीक है. वाटर वेपर्स मौजूद है. तो ये तमाम गैसेस यहाँ पर मौजूद हैं, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक आर्गन, लाइक वाटर वेपर्स एंड सो ऑन, ठीक है. अब हम एटमॉस्फेयर को किस तरह डिफाइन करेंगे? दैट व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट गैसेस मौजूद है. एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ. अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द इन डिफरेंट गैसेस का जो एक इन्वेलप है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? इन्वेलप ऑफ डिफरेंट gases, envelope of different gases around earth, around earth. इसके अलावा ये अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होगा और 120 किलोमीटर तक के एरिया तक एक्सटेंड होगा, ठीक है. इसके अलावा जो चीज़ आपको मज़ीद यहाँ पे समझनी है वो ये, देखो आपको पता है कि यहाँ हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं, यहाँ हमारी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स यहाँ पे मौजूद हैं. तो ये सब क्या है? मैसिव सब्सटेंसेस हैं. इन सब का मैस है, हम ये सब मैसिव सब्सटेंसेस है. तो इट मीन्स यहाँ पे एक मैस मौजूद है. तो 120 किलोमीटर तक का एरिया है. अब आगे जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपकी बुक वाला ये बताता है कि आउट ऑफ 120 किलोमीटर एरिया, ठीक है, आउट ऑफ 120 किलोमीटर एरिया 30 किलोमीटर तक का जो एरिया है, कितना? 30 किलोमीटर ततक का जो एरिया है, इस एरिया में, इस एटमॉस्फेयर में जितना भी मैस है उसमें से 99%, कितना? 99% मैस लाइज विद इन दिस 30 किलोमीटर एरिया, विद इन दिस 30 किलोमीटर एरिया, एंड रिमेनिंग 1% मैस लाइज from 30 to 120 kilometer area, and remaining 1% mass lies in between 30 to 120 kilometer area. इतनी बात समझ में आ गई? इससे आगे देखो, इससे आगे भी उसने फर्दर इसको किस तरह बताया कि ये जो 30 किलोमीटर तक का एरिया, इसको अगर हम मज़ीद देखें तो इसमें से भी 11 किलोमीटर तक का एरिया, कितना? 11 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसमें ये 99% मैस मौजूद है विद इन 30 किलोमीटर एरिया. इसको भी अगर फर्दर देखा जाए तो विद इन 11 किलोमीटर एरिया में 75% मैस मौजूद है, 75% मैस मौजूद है, और रिमेनिंग जो मैस है वो यहाँ 11 से 30 किलोमीटर तक के एरिया में मौजूद होगा अगर इस 99% को फर्दर देखा जाए. बात समझ में आ गई? उसके अलावा आपकी बुक के इसी पेज पर, आपकी बुक के इसी पेज पर कुछ गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है. आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जो है
वो 21% मौजूद है। ऑक्सीजन आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में कितनी है, 21%। इसके अलावा आपको नाइट्रोजन का पता है कि नाइट्रोजन कितनी मौजूद है, नाइट्रोजन इज़ 78%। उसके अलावा आर्गन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है 0.03%, एंड इस तरह और बहुत सारी गैसेस भी मौजूद हैं। हाँ जी, अब आपको जो चीज़ समझनी है वो है पेज 118 पे एक आपका ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, वो आपको समझना है, ठीक है। उसको किस तरह से समझना है, देखो अब उसको समझने से पहले कुछ और उसको इस तरह से समझो कि सन से बहुत सारी तरह की एनर्जी आ रही है रेडिएशंस की फॉर्म में। उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये हमारी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद है वो कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और कुछ एनर्जी जो है हमारी अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब करती है। अब इसको 3 तरीकों से समझना है आपने। देखो, सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, सोलर एनर्जी आ रही है, उसमें से 32% कितनी, 32% जो सोलर एनर्जी है उसने रिफ्लेक्ट बैक हो जाना है। क्या हो जाना है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाना है। अब इसने रिफ्लेक्ट बैक तो हो जाना है, ये रिफ्लेक्ट बैक किस चीज़ से टकरा के होगा, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड किया जाता है कि इस 32% रेडिएशन जो कि रिफ्लेक्ट होती हैं, इसमें से 26% कितना, 26% जो सोलर रेडिएशंस होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं क्लाउड्स। हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं क्लाउड्स, हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं डस्ट पार्टिकल्स, हमारी एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें जो हैं इन 26% सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है। 6% जो रेडिएशंस होती हैं, 6% जो एनर्जी होती है वो हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट करती है। कौन रिफ्लेक्ट करती है, अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो टोटल जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, जो सोलर एनर्जी आ रही है, उसमें से 32% सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। उसको भी अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो उसमें से 26% जो सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशंस होती हैं वो क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, और 6% हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट करती है। तो 32% सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशंस, सोलर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक। 18% जो सोलर एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनको एब्जॉर्ब कौन करता है, तो इन सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट गैसेस, ठीक है। तो इनको कौन एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस। कौन, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। अब सन से हमारे पास जो रेडिएशन सोलर एनर्जी आ रही थी उसमें से 32% जो है एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, 26% बाय क्लाउड्स, वाइल रिमेनिंग 6% विद द अर्थ रिफ्लेक्ट होती है। 18% जो रेडिएशंस होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेस है, दैट गैसेस आर एटमॉस्फेरिक गैसेस। हो गया 50%। रिमेनिंग जो 50% सोलर रेडिएशंस है, रिमेनिंग जो 50% सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशंस हैं, उनको हमारी अर्थ करती है एब्जॉर्ब। हमारी अर्थ करती है एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब कौन करती है, हमारी अर्थ, ठीक है। अब इसमें से अब इस रेडिएशन जो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है, इसके साथ क्या होता है, आगे कुछ इस तरह का फिनोमेना होता है कि देखो, सपोज ये हमारी अर्थ है। अब इसको मैं यहाँ आपको बताने लगी हूँ। सपोज ये हमारी अर्थ है, सन, ये हमारा सन है, ठीक है। ये वाला फिनोमेना मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, सपोज ये सन से रेडिएशंस आ रही हैं, और ये रेडिएशन जब अर्थ के साथ 50%, कितनी, 50% रेडिएशंस ये जो अर्थ से आ रही हैं, ये रेडिएशन जब अर्थ के साथ हिट करती हैं, तो अर्थ के साथ जब हिट करेंगी, कुछ एनर्जी अर्थ को ट्रांसफ़र कर देंगी, कुछ एनर्जी हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर देगी। रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो
हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट कर देगी, रिमेनिंग एनर्जी जो होगी हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट कर देगी, और जो रिमेनिंग एनर्जी हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट करेगी उन रेडिएशंस को, उस एनर्जी को, उन रेडिएशंस को बोलेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस। हाँ जी, तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट करेगी, इसकी वेवलेंथ जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी। अब हम आपको पता है हमारी इसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी, इसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी तो एनर्जी कम होगी। अब आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मौजूद है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मौजूद है ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो मौजूद है ये इन इंफ्रारेड, कौन सी इंफ्रारेड रेडिएशंस को कर लेते हैं एब्जॉर्ब, इनको कर लेते हैं एब्जॉर्ब। अब आपको क्या बताया कि 50% जो रेडिएशंस होती हैं, 50% जो सोलर एनर्जी हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है, उसमें से कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेती है, रिमेनिंग एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ लॉन्गर होती है और एनर्जी कम होती है देन यूवी एंड विजिबल रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशन है इंफ्रारेड रेडिएशन, आईआर रेडिएशन, इनको एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपने ये ग्रीन बॉक्स पढ़ा, उसमें से आपने पढ़ा जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं उसमें से 32% रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक, 6% आर रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ and 26% radiations, solar energy is reflected by clouds and dust particles. 18% radiation solar energy is absorbed by atmospheric gases, हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेज एब्जॉर्ब कर लेती है। 50% जो रेडिएशंस होती हैं उनको हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ एनर्जी अपने पास रख लेती है, रिमेनिंग एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देती है। दैट रिमेनिंग एनर्जी इज नोन एज इंफ्रारेड रेडिएशन और आईआर रेडिएशन। आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर वेपर्स मौजूद हैं, और ये वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड उन इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं और उनको एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ जी, तो अब आपने पढ़नी है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ना है? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आपने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ना है। बिफोर स्टार्टिंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मैं आपको कुछ और बताऊंगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। वो ये कि आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में इस एरिया में गैसेस मौजूद है, एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद है। इसके अलावा ये कि हमारी अर्थ के करीब गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, गैसेस की क्वांटिटी ज़्यादा है। जो हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेयर में, गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी ग्रेजुअली, तरतीब से, बिल्कुल ग्रेजुअली, कि यहाँ जितनी है ऊपर उससे कम, ऊपर उससे कम, ऊपर उससे कम, बिल्कुल ग्रेजुअली जो है गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो गैसेस ने प्रेशर डेवलप करना है। जहाँ पे नीचे की तरफ गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, जो हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा क्योंकि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की तरफ कम होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम एक रूम में 2 रूम लें, एक रूम में 10 लोगों को बंद कर दें और एक रूम में 5 लोगों को बंद कर दें और उनसे कहें कि इस रूम का डोर जो है वो आप तोड़ के बाहर जाओ, तो यकीनन जिस रूम में 10 लोग हैं उन्होंने डोर पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना है और डोर को तोड़ लेना है, और दूसरे रूम में 5 लोग होंगे तो प्रेशर कम होगा। सेम हेयर अगर हम, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस से 120 किलोमीटर तक के एरिया को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अगर यहाँ पे गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो गैसेस ने जो प्रेशर एक्सर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी ज़्यादा, ऊपर की तरफ गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, और उससे ऊपर हम जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी कम। तो ग्रेजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा टेम्परेचर को कि क्या टेम्परेचर भी ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है, टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता, ठीक है।
और उसी बेसिस पर साइंटिस्ट ने फिर एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया। अब लेयर्स कौन सी हैं? ये जो एटमॉस्फेयर है इसको 4 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया। तो 4 डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं? उसमें से उन्होंने कहा कि अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर, कितना? 12 किलोमीटर तक के एरिया को उन्होंने नाम दिया ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम दिया? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, कितना? 50 किलोमीटर तक के एरिया को नाम दिया स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम दिया? स्ट्रेटोस्फेयर। और 50 से 85 किलोमीटर तक के एरिया को, कितने? 85 किलोमीटर तक के एरिया को मीजोस्फेयर का नाम दिया, मीजोस्फेयर। और 85 से 120 किलोमीटर तक के एरिया को थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और इसकी बेसिस क्या थी? टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन। तो साइंटिस्ट ने एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया टेम्परेचर वेरिएशन की बेसिस पर, ठीक है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की बेसिस पर। अब हम समझते हैं किस तरह टेम्परेचर। देखो, साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया तो जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे थे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। अगर अर्थ पर एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है तो उन्होंने कहा टेम्परेचर डिक्रीज होकर ट्रोपोस्फेयर में अपर एरिया में डिक्रीज होके हो जाएगा -58 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसको यूं समझो आप लोग कि देखो, आपको पता है यहाँ हमारे इस एरिए का टेम्परेचर जो है वो क्या है, ठीक है, ज़्यादा होता है। जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है और ठंड बढ़ती है। सेम हेयर, यहाँ पे ये एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, मीन सर्दी बढ़ती है और कितनी हो जाती है? -58 डिग्री सेल्सियस 12 किलोमीटर के एरिया तक। और इसी को उसने नाम दिया ट्रोपोस्फेयर। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम इससे ऊपर जाते हैं तो फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इंक्रीज होके कितना हो जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर के टॉप पॉइंट तक। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को देखा तो वो फिर से टेम्परेचर जो है वो कम होने लग गया और टेम्परेचर डिक्रीज होके कितना हो गया? टेम्परेचर डिक्रीज होके हो गया -93 डिग्री सेल्सियस, -93 डिग्री सेल्सियस। जब थर्मोस्फेयर को ऑब्जर्व किया गया तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ महसूस हुआ, ठीक है, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ महसूस हुआ। साइंटिस्ट ने इसकी सर्च की कि इसकी रीज़न क्या है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, कि पहले हम देखते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में तो फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, फिर से टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, फिर से टेम्परेचर बढ़ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? हाँ जी, अब आपको ये समझना है कि ट्रोपोस्फेयर में जब हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है। देखो, इसको समझो। सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फेयर को डिटेल में पढ़ना है एंड देन आपको पढ़ना है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर आप पढ़ने लगे ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। देखो, इसको समझने से पहले देखो, आप लोगों को पता है हमारी एटमॉस्फेयर में 78% क्या मौजूद है? नाइट्रोजन। क्या मौजूद है? नाइट्रोजन। और इसके अलावा ऑक्सीजन कितनी मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है 21%। टोटल ये दोनों कितनी मौजूद हैं? 99%। देखो, 1% में से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और कुछ जो है वाटर वेपर्स मौजूद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स। ऑल्दो इनकी क्वांटिटी बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स, ऑल्दो इनकी क्वांटिटी हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, ये बहुत कम मिकदार में मौजूद है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारी एटमॉस्फेयर का एक टेम्परेचर जो रिक्वायर है, हमें रिक्वायर है, वो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। किस तरह? अब इसको समझो। देखो, सपोज ये हमारी अर्थ सरफेस है, सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ
सरफेस। उससे ऊपर ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर। क्या है, ट्रोपोस्फेयर। अब आपको पता है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस और ऊपर एवरेज टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रहा है। इसकी रीज़न देखो, समझो। आपको पता है कि सन से कौन सी रेडिएशंस आ रही हैं, डिफरेंट रेडिएशंस आ रही हैं। सन से आपकी बुक के अकॉर्डिंग यूवी रेडिएशंस का बताया, विजिबल रेडिएशंस का बताया हुआ है, बट इसमें हम यूवी रेडिएशंस को भी इंक्लूड करते हैं ये टॉपिक समझाते हुए, ठीक है। देखो आपको पता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी है, ट्रोपोस्फीयर में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर वेपर्स मौजूद है, ठीक है। यही दोनों इस प्रोसेस में रोल प्ले करती हैं। देखो सन से कौन सी रेडिएशंस आ रही हैं, विजिबल रेडिएशन। कौन सी रेडिएशंस आ रही हैं, विजिबल रेडिएशंस। कौन सी, विजिबल रेडिएशंस, ठीक है, विजिबल रेडिएशन। सन से जो विजिबल रेडिएशंस आ रही हैं, जब वो अर्थ के साथ हिट करती हैं तो कुछ एनर्जी वो अर्थ को दे देंगी, कुछ एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी। रिमेनिंग एनर्जी जो होगी, ठीक है, रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो ये रिफ्लेक्ट करेंगी। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि रिमेनिंग एनर्जी जो ये रिफ्लेक्ट करेंगी उनको हम कहेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशंस, IR रेडिएशन। क्योंकि ये जो रेडिएशन अर्थ रिफ्लेक्ट करती है, इनकी एग्जैक्टली एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन के इक्वल होती है, तो साइंटिस्ट ने इनको इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम दिया, IR रेडिएशंस का। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसके अलावा वाटर वेपर्स मौजूद है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ने इन रेडिएशन को कर लेना है एब्जॉर्ब, इन रेडिएशंस को कर लेना है एब्जॉर्ब। अब आपको पता है यहाँ नीचे की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, क्योंकि नीचे की तरफ गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो IR रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा। जूँ हम ऊपर जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स की क्वांटिटी कम होगी, तो इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। यहाँ पे अर्थ सरफेस के करीब इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ज़्यादा है, इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा। ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन भी कम होती जा रही है। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। इससे ऊपर जाएंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन और कम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स और कम, तो यहाँ का टेम्परेचर और कम। और इसके अलावा जब हम और ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाएगी, तो इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन और भी कम हो जाएगी। इस तरह ऊपर की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इस तरह ऊपर की तरफ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है इन ट्रोपोस्फेयर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, विजिबल रेडिएशन, जब वो अर्थ के साथ हिट करेंगी तो कुछ एनर्जी अर्थ को ट्रांसफर कर देंगी, रिमेनिंग एनर्जी वो रिफ्लेक्ट कर देंगी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब आपको पता है हमारी ट्रोपोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स की नीचे गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, ऊपर की तरफ गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम। यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर ज़्यादा तो IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा। ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स कम है। तो जब वहाँ का एब्जॉर्प्शन कम है IR रेडिएशंस की, तो यहाँ का टेम्परेचर नीचे की निस्बत कम होगा। ऊपर और जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन और कम, IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन और कम, जिसकी वजह से टेम्परेचर और कम। इस तरह जो है ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड जो है टेम्परेचर डिक्रीज। हाँ जी, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है ऊपर की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। उसके अलावा तमाम वेदर कंडीशन जो होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तमाम एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर के एरिए के अंदर ही करते हैं। हाँ जी, अब आपको समझना है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके बिहाइंड क्या रीज़न है। ठीक है, अब आप पढ़ने लगे हो स्ट्रेटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर। क्या पढ़ने लगे हो? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर को पढ़ते हैं उससे पहले आप एक और चीज़ समझ लो कि साइंटिस्ट ने स्ट्रेटोस्फेयर को भी फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड किया। किस तरह? ठीक है, सपोज ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा एरिया है? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। साइंटिस्ट ने स्ट्रेटोस्फेयर को भी 3 लेयर्स में डिवाइड किया, ठीक है। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर इसको बोल दिया, ठीक है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अलावा दिस वन इज मिडल स्ट्रेटोस्फेयर एंड हियर दिस इज अपर स्ट्रेटोस्फेयर। दिस वन इज अपर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब इसको आपने पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है अप टू 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इसके बिहाइंड रीज़न क्या है आपने ये समझनी है। अब इसको ज़रा ध्यान से समझना है आपने। आपको पता है कि सन से कौन सी रेडिएशन आ रही है? यूवी रेडिएशन। कौन सी रेडिएशंस आ रही हैं सन से? यूवी रेडिएशंस भी आ रही हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आ रही हैं, विजिबल रेडिएशंस भी आ रही हैं। तो यूवी रेडिएशन जो सन से आ रही हैं, ठीक है, ये यूवी रेडिएशन जब यहाँ पे ओजोन मौजूद है। क्या मौजूद है? ओजोन, O3 मौजूद है। जब ये यूवी रेडिएशन इन ओजोन मॉलिक्यूल्स पर फॉल होंगी, इनसे हिट करेंगी, तो ओजोन का मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा into O2 and O, into diatomic ऑक्सीजन एंड मोनोटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होगा? यूवी आपने पढ़ा हुआ है, किस तरह पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है क्लास में कि ओजोन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब तो करता है, तो यूवी रेडिएशंस को ओजोन एब्जॉर्ब करने के बाद उनको करता क्या है? उसके साथ होता क्या है? तो ओजोन का मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये O2 और O, मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन, डायटॉमिक ऑक्सीजन, फौरन से मिडल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। मिडल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पे यूवी रेडिएशंस कम पहुँच पाती हैं, यहाँ पे यूवी रेडिएशंस कम पहुँच पाती हैं और यहाँ पे ज़्यादा। ये यहाँ पे दोबारा से कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा O3। क्या बन जाएगा? O3, ओजोन। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, और ये एक ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है और इसी वजह से इस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस टेम्परेचर एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है नीचे की निस्बत, और इसी वजह से हम कहते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में नीचे से ऊपर की तरफ टेम्परेचर बढ़ता है। उसकी रीज़न यही होती है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ये यूवी रेडिएशन मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत कम और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में भी बहुत कम। इस वजह से यहाँ O3 ब्रेक नहीं होता, यहाँ भी O3 ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे O3 ओजोन की एक हाई कंसंट्रेशन जो होती है वो मौजूद होती है। इस तरह आपने समझा कि स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है और ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है। होपफुली आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह ब्लेस यू।